अपने पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोशन टाइप जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मोशन क्या है और कैसे होता है। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सिंपल शब्दों में बात करी जाए, जो कि अंग्रेजी वाली बात होती है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time, ये अपनी अंग्रेजी वाली भाषा है कि whenever an object change its position with respect to time, then object said to be in motion. Then object said to be in मोशन। पर अगर थोड़ी सी और बढ़ के बात करी जाए तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, अगर सिंपल डिफाइन बात करी जाए कि सर हमेशा अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है कि वो मोशन में है और नहीं, तो हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक बार उसको समझ के देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, देखिए ध्यान से। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करिए तो देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बर्ड है और ये किसी ट्री पर बैठा हुआ है। अपने पास एक ये बर्ड है और किसी ट्री पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है अपने पास, पुनीत नाम का। ये इस बर्ड को कंटिन्यूसली निहार रहा है, ये इस बर्ड को कंटिन्यूसली देख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं ट्री के पास एक और बच्चा खड़ा है अपना, सुमित नाम का। ये इस पुनीत को निहार रहा है। अब पुनीत जो है वो बर्ड को देख रहा है और सुमित जो है वो पुनीत को देख रहा है। अगर ये बर्ड उड़ा, ध्यान समझिएगा, अगर ये बर्ड उड़ने लगा, अर्थात देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो ये मोशन में आ गया। ये टाइम के साथ क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अब ट्री वैसे उड़ने लगा तो ये मोशन में आ गया। अब बात कर लेते हैं पुनीत भैया की, क्योंकि ये इसे देख रहा है, अब इसकी रिस्पेक्ट में, पुनीत की रिस्पेक्ट में ये बर्ड उससे दूर जा रहा होगा। पुनीत की रिस्पेक्ट में ये बर्ड उससे दूर जा रहा होगा। मतलब अगर पुनीत से पूछा जाए तो पुनीत कहेगा हाँ जी सर, बर्ड जो है वो मोशन में है, जो बर्ड है वो मोशन में है। वहीं अगर बात करी जाए, हमने इस बर्ड को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जो बर्ड उड़ चुका है उसको हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। मतलब अब की बार हम किससे पूछने वाले हैं, कि बर्ड से, बेटा बता चिड़िया क्या पुनीत मोशन में है, तो बर्ड भी ये कहेगा हाँ जी सर, पुनीत जो है वो मुझसे दूर जा रहा है, मोशन में है। लेकिन हम लोग रियलिटी क्या जानते हैं कि पुनीत तो अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है। एक्चुअली में कौन मूव कर रहा है, बर्ड। तो मोशन में कौन होना चाहिए था, बर्ड। तो हमेशा ये कह देना कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा तभी उसे मोशन में कहा जाएगा, सत्य बात नहीं होती। देखो अभी यहीं पे दूसरा एग्जांपल सेट कर लेते हैं। बर्ड की रिस्पेक्ट में पुनीत मोशन में आ चुका है और पुनीत की रिस्पेक्ट में बर्ड मोशन में आ चुका है, पर सुमित अभी भी यहाँ पर रेस्ट में था। पुनीत अगर सुमित को देखे और सुमित अगर पुनीत को देखे तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अभी भी किस में होंगे, रेस्ट में। दोनों अभी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में होंगे, रेस्ट में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि मोशन के टाइप कौन कौन से हैं। तो लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले तो हम लोग दो ही टाइप पढ़ते थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो लिख के देते हैं अंतर क्या है बेसिकली दोनों में। वो यूनिफॉर्म मोशन है और वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों मोशन अलग अलग है। ठीक है जी, देखते हैं।
यूनिफॉर्म मोशन के बस एक ही कंडीशन होती है, पार्टिकल शुड ओबे द डिस्टेंस इक्वल इन इक्वल इंटरवल टाइम, विच मीन्स जो एक पार्टिकल का मोशन में है वो पार्टिकल हर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे कि देखें ध्यान से, अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन खींच दी, ठीक है जी, यहाँ पर दिखा रहे हैं हम d मीन्स डिस्टेंस और t मीन्स टाइम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हम मान लेते हैं अभी 0 था, डिस्टेंस भी और टाइम। अब देखते हैं नीचे वाली चीज़ पर हम दिखा रहे हैं टाइम सर, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20 एंड देन आफ्टर 25। आपको दिखाई देगा 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20 एंड 25। और मान लेते हैं इस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो इस तरीके से हुआ होगा। तो पहले 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट चला होगा अपना 10 मीटर, अगेन 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ से आप सिंपल भाषा में देख सकते हैं कि हर इक्वल इंटरवल में 10 मीटर का चेंज आ रहा है, मतलब हर 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है इतनी बात? आप देख लेते हैं इसी बात के लिए एक बार नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। अगर हम यही लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ड्रॉ करते, फिर से यहाँ दोबारा रखते, एक तरफ टी और एक तरफ डी, अगेन 0 पर 0 होता, फिर टाइम इंटरवल पुट करते हैं अपना 5, 10, 15, 20 एंड 25। 5, 10, 15, 20 एंड 25। उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस की बात करी जाए, मान लेते हैं पहले डिस्टेंस निकला वो 10, 15, 30, 31 एंड 36। हर इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। हर इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। कैसे? देखिए 0 से 5 तक 5 सेकंड में उन्होंने 10 मीटर कवर करा पहले, फिर 5 के ही गैप में 5 कवर करा आपकी बार, उसके बाद अगले 5 में उन्होंने 15 कवर कर लिया, फिर अगले 5 में 1 कवर करा, देन अगले 5 में फिर 5 कवर करा। मतलब हर इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इस बात को हम लोग ग्राफ से समझने का प्रयास करें तो हम सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी हम d वर्सेस t का ग्राफ खींचते हैं, अर्थात डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, अर्थात जिगजैग आएगा, जिगजैग आएगा। और वही ग्राफ अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए खींचेंगे d वर्सेस t में, तो वो सिंपली हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर वही ग्राफ हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए खींचते हैं तो सिंपली क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी बात और समझ लीजिए यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग जानते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी पढ़ के आए थे पहले, स्पीड या हम वेलोसिटी कहते हैं उसे, तो वेलोसिटी में हम पढ़ते थे कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। तो हम एक बार इस वाले इंटरवल के लिए बात करके देखते हैं पहले कि फाइनली अब 20 पर है, इनिशियली 10 पर था और टाइम 10 - 5 रख देंगे। तो ये जो वैल्यू बनेगी 20 - 10 10 और 10 - 5 5, विच मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई। इसी स्पीड को अगर हम अगले इंटरवल के लिए निकालें तो हम फिर सेम देखेंगे कि 30 - 20 10, 15 - 10 5, अगेन 2, विच मीन्स इन यूनिफॉर्म मोशन हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है सर, पहले भी 2 थी और अभी भी 2 ही है। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी? हमारी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करी जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। तो हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन यूनिट डायरेक्शन में होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अभी तक हमने जो मोशन पढ़ा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म,
वो बेसिकली डिपेंड कर रहा था हमारे डिस्टेंस और टाइम पे। अब बात करते हैं उस मोशन की जो डिपेंड करेगा अपना वेलोसिटी एंड टाइम पे। अब बात करेंगे उस मोशन की जो कि डिपेंड करेगा वेलोसिटी और टाइम पर। तो देखते हैं इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मोशन को बेसिकली दो तरह में रखा जाता है। पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। पहला मोशन है अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। दोनों में अंतर क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं फिर से, अगर हम इसी को एक लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये लाइन जो बन रही है सिंपल सा, ये आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है। अब देखो फिर से हमने लाइन ड्रॉ करी, यहां पर हमने अब की बार क्या रखा टी, और ऊपर क्या रखेंगे अब की बार वी, क्योंकि बात किसी चल रही है सर वी और टी की। तो देखते हैं टाइम इंटरवल अगेन 0 से फिर हमारा स्टार्ट होने वाला है, फिर 5 आया, 10 आया, 15 एंड 20। ओके 5, 10, 15 एंड 20 आ गया। उसी के केस में देखते हैं हम वेलोसिटी। तो इनिशियली मान लेते हैं हमारी टाइम थी 0 के बाद, फिर हमारे 20, देन 30 एंड देन 40। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हर इक्वल इंटरवल टाइम में वेलोसिटी जो है वो इक्वल रेट से चेंज हो रही है। हर इक्वल इंटरवल टाइम में वेलोसिटी जो है वो इक्वल रेट से चेंज हो रही है। अब देखते हैं इस साइड हमने फिर रखा टी यहां पर, और यहां पर क्या रखा हमने सिंपली वी। वी को हम इनिशियली मान के चलते हैं यहां से फिर से 0, और टी को मान के चलते हैं 0। लेकिन जब देखते हैं टाइम 5 होगा उसके बाद फिर 10, देन आफ्टर 15, 20। हम मान के चलते हैं अब जब वेलोसिटी 0 पर 0 थी, टाइम 5 पर आने के बाद वो हो चुकी है 15, फिर 17, 20 एंड 25। हर इंटरवल में अलग अलग रेट से चेंज हो रही है। जैसे कि देखिए पहले 5 सेकंड में 0 से 5 तक आने में 15 हो गई, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। समझ पा रहे होंगे बात आप, इनका डिफरेंस 5, 3 एंड 2। जबकि यहां देखिए 10, 10, 10, 10, हर बार कितना आ रहा है 10। एक क्वांटिटी हम लोग पढ़ते थे अगर आपको याद हो, जो वी और टी के साथ खेलती थी। मतलब अगर हम निकालें यहाँ पर कि एक्सेलरेशन देखिए क्या होता, 10 माइनस इनिशियली 0 टाइम 5 माइनस 0 विच मीन्स 10 over 5 एंड एक्सेलरेशन विल बी 2। एक्सेलरेशन विल बी 2। उसके बाद अगर दोबारा देखें सेकेंड इंटरवल के लिए फिर से, तो 20 माइनस 10 over 10 माइनस 5, कितना बचेगा 10 अपॉन में 5, फिर से 2। मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखिए आप रहे होंगे कि हर बार अलग अलग फ्रैक्शन बनेगी, बीच में से एक बार बनेगी 2/5, 3/5 एंड 5/5। तो हर रेट में हमें अलग अलग वैल्यू मिलने वाली है। इसीलिए हमने उसको क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर इस मोशन की बात करी जाए ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की, तो सिंपल शब्दों में देखिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो हम ग्राफ बनाते हैं मान लीजिए v वर्सेस t का, तो वो कुछ वैसा ही बनेगा जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्टेंस और टाइम का बनाया था, अर्थात जिगजैग। और वही बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, तो वो क्या बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन। ये मेनली हमारे 4 मोशन हो गए। उसके बाद 1-2 और हैं, उनको भी देखते हैं। जिसमें सबसे पहले आएगा अपना, क्योंकि अभी एक्सेलरेट की बात चल रही थी, तो सबसे पहले हम रखेंगे उसमें अपना रिटार्डेटिव मोशन। कौन सा रखेंगे, रिटार्डेटिव, और रिटार्डेशन विच कैन बी से डी एक्सेलरेटेड मोशन। इसके बारे में बस हमें एक भ्रम रहता है जनरली ज्यादातर लोगों को कि डी एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि एक्सेलरेशन का साइन जो है वो नेगेटिव आने वाला है। डी एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक्सेलरेशन का साइन हमेशा नेगेटिव आने वाला है। सिंपल शब्दों में समझें तो डी एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इन दोनों के साइन हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट। जैसे कि
अगर वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है तो उस वक्त एक्सेलरेशन कैसी रही होगी, नेगेटिव। इसीलिए वो मोशन कैसा कहलाया हमारा, रिटार्डेटिव, रिटार्डेशन और डीएसेलरेटेड, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये नेगेटिव में चली जाती तो ये हमारा कैसा बन जाता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब जनरली ये केस हैपन कब होता है उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक प्राणी है यहां पर, चलो प्राणी के लिख लेते हैं बस। मान लीजिए यहाँ पे कि प्राणी है और ये एक साइकिल से जा रहे हैं। सामने देखते हैं अचानक से कहीं कोई ब्रेकर आ गया, इन्होंने सामने देखा क्या आ गया, अचानक से ब्रेकर आ गया। अब यहाँ पर आते ही ये अपनी साइकिल में ब्रेक मारने वाले हैं। आते ही क्या मारेंगे, ब्रेक। जैसे ही ये ब्रेक लगाएंगे, अब इनकी स्पीड अगर पहले मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड थी, पहले इनकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो लगभग वो स्पीड घटते 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 अब आके रुक रही होगी, मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड पे। पहले उनकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, पर जब उन्होंने अपने सामने क्या देखा, ब्रेकर, तो उन्होंने क्या मारे, ब्रेक लगाई साइकिल पर, और उनकी स्पीड कितनी हो चुकी है अब, 3 मीटर पर सेकेंड। इस सब में हम मान लेते हैं कि उनको टाइम लग गया होगा 1-2 सेकेंड का। चलिए मान लेते हैं उनको टाइम लग गया होगा 2 सेकेंड का। तो 10 मीटर पर सेकेंड से अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 3 मीटर पर सेकेंड, जिसमें उसे कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड का। इस केस में अगर हम इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखें तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, विच मींस a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। तो ध्यान से देखिएगा, फाइनल वाली वेलोसिटी जो है वो अब कितनी हो चुकी है सर, 3, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 3। और जो इनिशियल वाली वेलोसिटी है वो कितनी थी सर हमारी, 10, तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 10 ओवर t। टाइम कितना लगा सर आने में, 2, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2। तो एक्सेलरेशन जो हमारी होगी वो जाएगी -7/2 और -3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान से देखिए कि एक्सेलरेशन का साइन कैसा आया, नेगेटिव, और वेलोसिटी का साइन कैसा था, पॉजिटिव। मतलब ये अपना पहला वाला केस बन गया, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट, इसीलिए मोशन कैसा कहलाएगा, रिटार्डेटिव मोशन और डीएसेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा होगा। ट्रेजेक्ट्री अर्थात पाथ, ट्रेजेक्ट्री अर्थात पाथ, मतलब जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है इन अ सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, या फॉलो करता है एक सर्कुलर पाथ को, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में होगा। देखने का प्रयास कीजिए ध्यान से। मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, ओह उतना एग्जैक्ट नहीं है पर मान लीजिए सर्कल है, फिर भी थोड़ी सी चोंच निकल गई इसकी बाहर, शायद अब थोड़ा ठीक होगा, ठीक है, पहले से तो अच्छा ही है। तो मान लेते हमने सर्कल बनाया और यहाँ पे राम नाम का प्राणी है जिसने भागना स्टार्ट कर दिया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं और इसकी कुछ रेडियस मान लेते हैं r है। इसने यहाँ से इसका एक राउंड कंप्लीट लगाना स्टार्ट करा, तो ये चलना स्टार्ट कर रहे हैं सर, फाइनली होते होते यहाँ पर ये आ गए, और एक राउंड लगाने में इनको टाइम लग गया अपना t। एक राउंड कंप्लीट करने में इनको टाइम लग गया t। तो हम ये बात तो जानते ही हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड। सर डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड क्या होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो हम 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ के आते हैं थे, या पहले पढ़े होगा हमने। तो डिस्टेंस इन 1 राउंड की अगर बात करी जाए तो ये क्या बनेगा हमारा, 2 पाई r। पाई आप जानते हैं पाई की वैल्यू में कितनी रखनी होती है, चाहे 3.14 रखिए और चाहे 22/7 रखिए, चाहे 3.14 रखिए और चाहे 22/7 रखिए। तो डिस्टेंस हमारा कितना है सर, 2 पाई r, और उस ऑब्जेक्ट को ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लगा है, t टाइम। तो अगर अब बात करी जाए उसकी स्पीड की, तो हम क्या निकालेंगे सिंपली कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है सर, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस की वैल्यू सर क्या है हमारी, 2 पाई r, और टाइम कितना लगा हमको, t।
अर्थात हो गया ये v इक्वल्स टू 2πr अपॉन v इक्वल्स टू 2πr ओवर t। अब इसी को देखते हुए ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि ऐसी कंडीशन बताइए जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट, बट उसकी वेलोसिटी क्या है वेरिएबल। ध्यान समझिएगा, स्पीड क्या है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है वेरिएबल। तो वो कंडीशन का फॉलो होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भागना स्टार्ट करता है 5 मीटर पर सेकेंड से, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड अभी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो चलना स्टार्ट कर रहा है और इसने पूरा सर्कल इसी स्पीड से ट्रेवल कर लिया, तो उसकी स्पीड कहीं पर भी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट। पर अगर बात करी जाए वेलोसिटी की, तो जब ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ आया, यहां पर मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, Q और ये R। जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर आया होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा लेफ्ट साइड में। सिमिलरली जब Q पर आएगा तो ऊपर वाली साइड पे डायरेक्शन जाएगा, और जब R पॉइंट पे आएगा तो राइट साइड में जाएगा। P, Q, R तीनों ही पॉइंट जो है सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पर रखे हुए हैं, और तीनों ही पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आ रहा है अलग अलग। तीनों ही पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आ रहा है अलग अलग। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो ये कैसी कंडीशन बनी कि स्पीड तो पूरे में कांस्टेंट थी, बट फिर भी वेलोसिटी क्या होगी पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रही है वेरी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हमारे टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है। इसको आप बेसिकली एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद आपको इसमें कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।